हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। एकदम झक्कास मस्त लल्लन टॉप चल रही लाइफ है ना, एकदम झक्कास एक नंबर। हम अपना समर वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं ना। कोई टूर्नामेंट खेलने में व्यस्त होगा, कोई आईपीएल देखने में मस्त है अपना, एकदम है ना, मस्त आईपीएल देख रहा है रोज। कोई अभी शादियों का सीजन भी चलने वाला है तो घूमने फिरने में, शादियों की शॉपिंग करने में, इन सब में व्यस्त है ना, एकदम मजे ले रहे हो अभी गर्मियों की छुट्टियों के ना। तो ठीक है, ऐसे एंजॉय करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अगर आपको टाइम मिल रहा है तो इस एंजॉय के साथ साथ में समथिंग, जितना भी आपको टाइम मिल जाता है उस टाइम को आपको थोड़ा सा अपनी स्टडी के ऊपर भी फोकस करके ना इसको यूज करना है इस टाइम को, ताकि हम बाकी बच्चों से आगे रह पाए, एडवांस रह पाए। बट इसी सोच के साथ में मैंने आपको बोला है कि मैं समर वेकेशन के अंदर अंदर अपना जो ग्रामर का पूरा ही पोर्शन जो है इसको एक बार फिर से कंप्लीट आपको कवर करवाने वाला हूँ। इसके बाद हम सिलेबस के ऊपर भी जाएंगे। जैसे अपना समर वेकेशन फिनिश होता है, जैसे अपने स्कूल ओपन होते हैं, तो मैं आपको अपना सिलेबस जो उसको भी मैं कवर करवाने वाला हूँ 10th 12th दोनों ही क्लासों के लिए। लेकिन अभी हमारा फोकस जो है वो टोटली ग्रामर के ऊपर है। बेटा इससे पहले वाले वीडियो में, प्रीवियस कुछ एक वीडियो जो आप मेरे देखोगे तो इसमें मैंने नरेशन टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करी है, जिसमें मैंने अभी तक 3 वीडियो बना दिए। अपना फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने नरेशन के कॉन्सेप्ट को समझा था, बेसिक रूल को समझा था, वहां पर मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे चेंज करते हैं आपको समझा दिया है। देन इसके बाद अगले वाले वीडियो मैंने इंट्रीगेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे चेंज करते हैं, इसके ऊपर भी मैं अपना वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं आपको। देन इसके बाद थर्ड वाला जो वीडियो था जिसके अंदर हमने 3 टॉपिकों को पढ़ा था बेटा। एक तो बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे चेंज करते हैं, और इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या ये भी मैंने बताया, उनका नरेशन कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए कौन सी ट्रिक यूज होगी उसको भी मैंने आपको समझाया है। क्या चीजें हमें उसमें फोकस करनी चाहिए वो सारा बता रखा है। इसके बाद उसी के साथ में मैंने ऑपरेटिव सेंटेंस भी आपको बताए थे वहीं पर, और साथ साथ में मैंने अपना जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है इनको भी एक्सप्लेन करवाया था बेटा। लेकिन इस वाली वीडियो में एक माइनर मिस्टेक हो गया था बेटा, कि अपना जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो थे उसका मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझा दिया था, लेकिन वो जो सेंटेंस थे वो यहाँ आपको वीडियो में दिख रहा होगा, मैं इसको रन भी करवा दूंगा कि यहाँ पर अपना इशू हो गया था। उन सेंटेंस को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना, तो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, बाय मिस्टेक वो कुछ फॉल्ट हो गया था, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। इस वाले वीडियो में अपना एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस जो है उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा एक बार फिर से, और साथ साथ में उन सेंटेंस को भी डील करेंगे। और ये मिस्टेक तो हो ही गया था बेटा, तो आपके लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ इसके साथ में। मैं आपको इसके साथ साथ में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो करवाऊंगा ही, इसके साथ में मैं बेटा यूनिवर्सल फैक्टर से रिलेटेड सेंटेंस जो है उनका हम नरेशन कैसे चेंज करते हैं, ये वाला पार्ट भी इसमें देखने वाला है। काफी मजेदार वीडियो बनने वाला है ये। समथिंग 20 मिनट आपके लिए काफी वैल्यूबल है बेटा। आप दिन भर मोबाइल को लेकर ना, दिन भर स्वीप अप करके ना अपना टाइम वेस्ट करने का काम कर ही रहे हो ना, रील से देखने का काम कर रहे हो ना, दिन भर हम देख रहे हैं, कोई इशू नहीं, देखोगे ना। जितना अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए उतना यूज करो, कोई इशू नहीं। लेकिन उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको सही चीजों को भी देखना चाहिए। कम से कम अगर एक ज्यादा ही नहीं तो एक सब्जेक्ट को लेकर एक वीडियो भी आप देख रहे हो एक दिन के अंदर 20-30 मिनट पे, आप अगर इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो तो समझो आप बाकी बच्चों से बहुत एडवांस चल रहे हो। और ये देखना आपके लिए अपना सेशन जब चलेगा उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है बेटा आपको। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि इन सब काम के साथ साथ में कम से कम आप एक वीडियो तो देख ही लीजिए दिन में। इस हफ्ते में कम से कम 2 या 3 वीडियो आप देख लीजिए, ताकि हम बाकी बच्चों से एडवांस हो पाए, ग्रामर कॉन्सेप्ट को हम समझ पाए। क्योंकि ग्रामर कॉन्सेप्ट ऐसे है बेटा जो 9 से लेकर 12 तक सेम रहने वाले हैं। 12 के बाद पढ़ के जब हम आगे जाएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी हमारे काम आने वाले हैं, कॉलेज लेवल पर भी हमारे लिए काम आने वाले हैं। तो ये लगभग सभी जगह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए काम के हैं। इन टॉपिक को हमें अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए बेटा। जब ये क्लियर हो जाएंगे ना तो हमारा इंग्लिश काफी इजी हो जाएगा, आंसर को लिखना इजी हो जाएगा, समझना इजी हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, समझेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। तो मैं यही एडवाइस करूंगा, कम से कम एक वीडियो तो आप देख ही लिए। अगर ज्यादा नहीं देख पाए तो सप्ताह में कम से कम 3 वीडियो तो आप देख ही ले, जितना आपको लगे हाँ मेरे को इतना पढ़ना चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना पढ़ना चाहते हैं। बाकी तो टाइम पास करने के लिए तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, वीडियो को देखते हैं, इस वेब पर के आगे निकल जाते हैं ना, तो ऐसे हमें चीजें समझ में नहीं आती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी टॉपिक को सर्च करके यूट्यूब पर जाते हैं कि भाई मेरे को नरेशन सीखना, वो नरेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो को स्क्रॉल करके देखते जाते हैं। 2-5 सेकंड देखा, उसको स्वाइप करके आगे निकल गए, फिर 2-5 सेकंड उसको देखा, फिर स्वाइप करके आगे निकल गए। तो वो बच्चे कभी भी उस चीज को समझ ही नहीं पाते। उनको हर एक वीडियो ऐसा लगता है बहुत डिफिकल्ट लेवल बनाया है, बहुत समझ में ना आ रहा है, न जाने क्या बना दिया है, समझ में ना आ रहा है, क्योंकि कभी उन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं करी ना। तो आप एंड तक इस वीडियो के साथ में बने रहिए, लगन के साथ में समझने की कोशिश करिए। एक बार अच्छे से कंसंट्रेट करके इसको समझोगे ना तो श्योर है कि आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा और आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चीजों को मैंने काफी इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है, ताकि एक ही बार बच्चा देखे उसको और एक ही बार में समझ में आ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना प्रवचन के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आया तो क्या करना भाई, एक तो लाइक कर देना, एक शेयर कर देना अपने दोस्त के साथ में, ताकि आपके दोस्त का भी भला हो पाए और मेरा भी हो पाए, है ना। थोड़ा सा मेरा भी देख लेना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, साथ साथ में मेरे को भी थोड़ा बेनिफिट मिले ना। तो एक फ्रेंड के साथ अगर आप शेयर करोगे ना तो उससे आपको लगेगा हाँ मैंने किसी का हेल्प किया है, और वो हेल्प आपके फ्रेंड की भी होगी और साथ साथ में मेरी भी होगी। तो बिना वेस्ट किए टाइम इस वीडियो को करते हैं अपने शुरू, जिसमें हम देखने वाले हैं बेटा अपना एक्सक्लेमेटिव
और एक और साथ साथ में इसके हम देखने वाले हैं बेटा यूनिवर्सल फैक्ट। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड अपना नरेशन जो है इसके क्या रूल बनते हैं, कैसे हम इनको चेंज करते हैं, इन सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। तो बेटा हम देखते हैं कि नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो इसका नरेशन हम कैसे चेंज करते हैं, सेंटेंसेस कैसे आते हैं, क्या क्या हमें फोकस करना है। तो देखो बेटा, जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसमें सबसे बड़ी बात की हमें क्या मिलेगा बेटा, एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। तो ये हमें यहाँ पर हुर्रे के पीछे यहाँ पर मिल गया बेटा एक्सक्लेमेशन मार्क, दैट मींस ये हो गया अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब बात करते हैं हमें इसको जब हम चेंज करते हैं तो हमें दो तीन बातें ध्यान रखनी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं ना, वो हमारी फीलिंग जो उसको एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। फीलिंग जो होती है वो बेटा तीन टाइप से हो सकती है। एक तो हो सकता है बेटा अपना हैप्पीनेस वाली फीलिंग, ठीक है, एक हो सकता है बेटा अपना सैडनेस वाली फीलिंग, और एक हो सकता है बेटा वंडर वाली, जिसको हम बोलते हैं सरप्राइज वाली फीलिंग। इन तीन फीलिंगों की ये अपने जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है ये व्यक्त करने का काम करते हैं। जब बात होगी हैप्पीनेस वाली, कौन सी बात होगी बेटा, हैप्पीनेस वाली, तो इसका हम नरेशन चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंजंक्शन वर्ड लगाने पड़ेंगे, कुछ नए शब्द डालने पड़ेंगे। तो वो जो है ना हैप्पीनेस वाली फीलिंग के अंदर हमें लिखना पड़ेगा एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस या जॉय, ठीक है। बात करते हैं हम सैडनेस वाले सेंटेंस अगर आएंगे, कैसे सेंटेंस आएंगे, क्या हम देखेंगे, कैसे देख के इन चीजों को लगाने, ये सारी चीजें मैं अभी आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन अभी इसी पे मैं आपको तीन बातें बता रहा हूं। अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो इन तीन ही फीलिंग को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करने का काम करते हैं, और इनके साथ में हमें इन कंजंक्शन वर्डों को लगा लेना है और कुछ नहीं करना है। कहां पर, कैसे, कब लगाएंगे, ये सारी बातें मैं वन बाय वन आपको रूल में समझाने वाला हूं आगे सेंटेंस के साथ में। लेकिन अभी आप सिर्फ इनको ध्यान रखिए कि ये लिखना पड़ेगा। सैडनेस वाले में क्या लिखना पड़ेगा कि एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। और वही बात करते हैं कि ये वंडर वाले सेंटेंस जो होते हैं जिसमें हम सरप्राइज बताते हैं, तो इसके अंदर हमें कुछ नहीं बेटा, दो वर्ड दिखाई देंगे, एक तो दिखाई देगा बेटा व्हाट और एक दिखाई देगा बेटा हाउ। जब भी हमें सेंटेंस के अंदर व्हाट या हाउ दिखाई दे, उसके बाद हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ दिखाई दे, तो वो आपको बताएगा कि वंडर वाला सेंटेंस सरप्राइजिंग सेंटेंस है। तो जब इसका नरेशन चेंज करेंगे तो कंजंक्शन के रूप में हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, या वंडर भी हम लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। या इसी के साथ में मैं एक और वर्ड लिख देता हूं बेटा अपना वंडर, इसको भी हम लगा सकते हैं। तो ये लिखना पड़ेगा। अब ये कहां लिखेंगे बेटा, ये लिखना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ ये लिखना पड़ेगा, लेकिन कहां, तो इस सेंटेंस को देखो बेटा, ये दे सेड, इन्होंने, ये दे जो है ये बोल रहे हैं, और ये बात इन्होंने क्या कही कि दे वी हैव हरे वी हैव वॉन द मैच, ये बात इन्होंने कही है। ये बात ऐसी ऐसी यहाँ पर चिपकाने का काम किया है। तो ये हो गया बेटा अपना डायरेक्ट स्पीच। कौन सा स्पीच हो गया बेटा अपना, डायरेक्ट स्पीच। इसको हमें काय में चेंज करना पड़ता है बेटा, इनडायरेक्ट में। काय में चेंज करना पड़ता है, इनडायरेक्ट में। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो यहाँ पर ये जो सेड लिखा हुआ है ना बेटा, इस सेड की जगह हमें चेंज करना पड़ेगा और इन शब्दों को लगाना पड़ेगा। इस सेड को हमें हटाकर इन शब्दों को लगाना है। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये मेज को वॉन कर रहे हैं बेटा। जब मेज को वॉन करेंगे तो हमारी फीलिंग कौन सी होगी, ये हैप्पीनेस वाली फीलिंग हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही। जब कोई अच्छा काम होगा, जब हम खुश होंगे, तो यहाँ पर हुर्रे और अहो ये ऐसे कुछ वर्ड लिखे हुए आएंगे जो हमें बताएंगे कि ये बंदा क्या है भाई, हैप्पी है, खुश है। ब्रेवो एक वर्ड लिखा हुआ आएगा, तो हमें उन वर्डों के ऊपर भी नहीं जाना है, जितना समझ में आ जाए उतना लिख देना। लेकिन उसके पीछे का जो सेंटेंस है उसको पढ़ो आप, उसमें देखो आप कि ये फीलिंग कौन सी वाली है, हैप्पीनेस वाली है, सैडनेस वाली है या वंडर वाली है। जैसी फीलिंग आएगी वैसे हम अपना जो ये वर्ड जो है इनको उठा के रख देंगे। तो यहाँ पे ये वॉन हो रहा है, वॉन हो रहा है, दैट मींस हैप्पी वाली फीलिंग है। तो यहाँ क्या कर दूंगा मैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिख दूंगा। तो मैं लिख दूंगा ये दे तो ऐसा का ऐसा, सेट को हटाकर क्या कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कर दूंगा मैं। ठीक है, अब एक और बात, ये जो कोमा और ये कोमा और ये जो इन्वर्टेड कोमा है, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हटाना पड़ेगा। हर एक डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमें कोमा और इन्वर्टेड कोमा दिखाई देता है। इसको हटाकर हमें कुछ कंजंक्शन वर्ड लगाने पड़ते हैं, जैसे दैट हो गया, टू हो गया, या आस्क हो गया, इफ हो गया। ये सारी चीजें हमें लगानी पड़ती है। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं, इसके लिए कंजंक्शन को हटाकर हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, डेट लगाना पड़ेगा। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट लगाना है। ये डेट मैंने लगा दिया। इसके बाद का जो ये अंदर का जो सेंटेंस है, इस अंदर के सेंटेंस को चेंज करने के लिए एज इट इज रूल जो हम फॉलो करवाते हैं अपना बाकी सेंटेंस के लिए, वही रूल हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्या, एक तो ये प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा और एक हमें टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। अभी बात करते हैं इस हर्रे की। तो ये हुर्रे लिख रखा है, इस हुर्रे को हम क्या करेंगे बेटा, ये हुर्रे की जगह हमने क्या लिख दिया, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिख दिया। ये हुर्रे मतलब हैप्पीनेस वाली फीलिंग ही है, और ये हुर्रे
की जगह हमने लिखा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ये बात भी अपना हैप्पीनेस वाली फीलिंग ही है, तो यहाँ भी ये लिख दिया मैंने, तो इसको डबल लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको मैंने लिखूंगा, यहाँ लिख दिया ना मैंने एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इसकी जगह हमें हुर्रे को डबल लिखने की आवश्यकता नहीं है, हुर्रे की जगह हमने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो ये हुर्रे नहीं लिखेंगे। अब क्या बचा बेटा वी, इसको हम किसके हिसाब से चेंज कर देंगे, अपना सब्जेक्ट के हिसाब से, क्यों, क्योंकि ये वी और आई जो होते हैं अपना फर्स्ट पर्सन होता है और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो ये दे लिखा हुआ है, इसके हिसाब से मैं अपना सब्जेक्टिव पार्ट लिख दूंगा, तो दे का अपना वी की जगह क्या कर दूंगा मैं, सब्जेक्टिव पार्ट लिख दूंगा दे। इतना समझ में आया होगा आपको। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर हैव लिखा हो बेटा, और यहाँ पर ये सेड था, ये सेड था, दैट मीन्स पास्ट टेंस है, जब पास्ट टेंस है तो अंदर के टेंस को चेंज करना पड़ता है हमें, ये हैव लिखा हुआ है प्रेजेंट के अंदर आता है, हैव की जगह हमें किसको लिख देना होता है बेटा, हेड को लिख देना होता है, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, दे हैड वॉन द मैच, ऐसा ऐसा मैं लिख दूंगा, ये सेंटेंस अपना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया, और इनडायरेक्ट में कोई कोमा लगा हुआ नहीं होता है, एक फुल स्टॉप के साथ में सेंटेंस फिनिश हो जाता है, ये हो गया बेटा अपना इनडायरेक्ट स्पीच। ये दे जो था, इन दे ने जो कही थी उस बात को हमने अपने शब्दों में इसको बना के लिखने का काम कर दिया, ये हो गया बेटा इनडायरेक्ट स्पीच। तो यही हमें याद रखना है क्या, कि हैप्पीनेस वाली फीलिंग आए तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखेंगे, सैडनेस वाली आए तो एक्सक्लेम्ड विथ शोर लिखेंगे, और वंडर वाली आएगी जिसके अंदर हमें वोट या हाउ दिखेगा तो उसके लिए क्या लिख देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या वंडर। वही वाली बात अगली कि कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर इसकी जगह लगाना है हमें दैट को, बाकी रूल एज इट इज रहेंगे, टेंस को चेंज करना पड़ेगा और प्रोनाउन में भी हमें चेंज करना पड़ेगा, यही अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अब बात कर लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस की जो उसमें नहीं हो पाए थे, तो मैं यहाँ पर 4-5 सेंटेंस आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। चलिए बेटा, जब हम इन सारे के सारे सेंटेंस को देखते हैं तो इनमें एक चीज हमें कॉमन दिखाई देती है, वो है बेटा अपना एक्सक्लेमेटिव मार्क्स जो है लगा रखा है सब जगह। दैट मींस ये सारे के सारे सेंटेंस जो अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और इनको नरेशन चेंज करने के लिए जो हमारा रूल जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे हो गए। अब यहाँ पर क्या होता है कि मैंने बताया था आपको कि 3 टाइप की फीलिंग को ये एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं, लिखा है हार्दिक सेड वाओ व्हाट ब्यूटीफुल शॉट, ये लिखा उसने। तो यहाँ पर आ गया बेटा एक वर्ड वोट। अभी मैंने आपको एक हिंट दिया था कि बेटा वंडर वाला सेंटेंस आएगा, सरप्राइज वाला सेंटेंस आएगा, तो उसमें हमें वोट या हाउ दिखाई देगा। तो यहाँ पर दिखाई दे ना कि वो जो उसने शॉट खेला है, किसी बंदे ने शॉट खेला, उसके ऊपर हार्दिक पांड्या का रिएक्शन आया भाई कि क्या शॉट है। तो ये शॉट का क्या कर रहा है बेटा, ये शॉट के ऊपर ये सरप्राइज हो रहा है, सरप्राइज है ना, ये फीलिंग जो है उसको एक्सप्रेस करने का काम कर रहा है, और ये हमें बता रही है वोट वर्ड है, ये वोट बता रहा है कि क्या शॉट खेला है भाई, बहुत ही गजब शानदार शॉट खेला। तो ये भाई वंडर वाली फीलिंग हो गई। अब इसको चेंज करने का काम करते थे, हार्दिक तो ऐसा का ऐसा, ठीक है, हार्दिक मैंने लिख दिया। अभी मैंने कहा सेट को हटाते हैं, इसकी जगह क्या लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ शोरो या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। यहाँ पर बात हो रही है सरप्राइज वाली, तो लिख दूंगा मैं एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज विथ, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अब वही वाली बात की कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाता है, तो ये मैंने हटा दिया, इसकी जगह किसको बिठा दिया बेटा, दैट को। वहीं एक और बात देखते हैं कि यहाँ पर ये वाओ आया था, और इसकी जगह मैंने वाओ की जगह क्या लिख दिया, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिख दिया, तो इसको हमें डबल लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको हटा दो। दैट के वोट के बाद का सेंटेंस हम ऐसा ऐसा चिपकाने का काम कर देंगे, दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, ऐसा ऐसा लिख देंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, ठीक है। ये वोट तो हम ऐसा ऐसा लिखेंगे, सिर्फ ये वाउ जो है ना इसको हटाने का काम करेंगे, वोट को हमें लिखना पड़ेगा, वोट ब्यूटीफुल शॉट ऐसा ऐसा आ जाएगा दैट के बाद में, ठीक है। तो कुछ नहीं किया हमने, सेट को हटाकर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय किया, इसके साथ में हमने वाउ को हटा दिया, अपना जो एक्सक्लेमेटिव मार्क से पीछे वाला पार्ट जो था इसको हटा दिया, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगा के बाकी सेंटेंस को एज इट इज लिखने का काम कर दिया। इसमें हमें टेंस भी चेंज नहीं करना पड़ा, नहीं इसके अंदर कोई प्रोनाउन आया था तो उसको हम चेंज करेंगे। वही बात करते हैं इस वाले की सेंटेंस की, तो यहाँ पर लिख रखा बेटा ब्रेवो, और सेंटेंस को देखते हैं तो यू हैव डन इट, यानी कोई काम इसने किसी बंदे ने फिनिश कर दिया है, दैट मींस हैप्पीनेस वाली फीलिंग हो गई, क्योंकि काम फिनिश हो चुका है ना, तो ये ब्रेवो वाला बात भी जो है वो हैप्पीनेस वाली फीलिंग वाला हो जाएगा। अब ये सी तो ऐसा ऐसा लिख दूंगा मैं, सी सेट को लिखने की आवश्यकता नहीं, हैप्पीनेस वाली क्या लिख दूंगा, एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, या हैप्पीनेस की जगह हम क्या लिखेंगे, जॉय लिखेंगे बेटा, हैप्पीनेस की बजाय क्या लिखेंगे, जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ये लिख दिया मैंने। ये एक्सक्लेम्ड विथ जॉय किसके साथ में आ गया बेटा, इस सेट के साथ में, किसको रिप्लेस कर देगा बेटा, ब्रेवो को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेवो का मतलब ही वही होता है कि एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और ये सेट को हटाकर हमें इस वर्ड को लिखने का काम कर दिया, ब्रेवो हटा दिया। अब क्या बचा, यू हैव डन इट, ठीक है, ये वाला सेंटेंस है,
इसमें क्या है, एक तो ये प्रोनाउन है बेटा और एक अपना टेंस है, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अच्छा प्रोनाउन में तो ये भी है प्रोनाउन, लेकिन ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही है, कभी भी चेंज नहीं होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन ही अपने चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन था जो किसके हिसाब से चेंज होता है बेटा, अपना ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या मानना है बेटा, हमें मी मानना है, मी के बेस पर हम इसको चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब इसके बाद ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लिख दूंगा मैं बेटा, दैट लिख दूंगा। अब ये यू जो है ये किससे रिप्लेस कर रहे हैं बेटा, इस मी से रिप्लेस कर रहे हैं। यू अपना सब्जेक्टिव पार्ट पाया है, तो इस मी यानी आई जो है इसका सब्जेक्टिव पार्ट क्या आ जाएगा बेटा, आई। और इसके साथ में हे को हम टेंस, यहाँ पर सेड है ना, ये अपना टेंस का पास्ट टेंस है, एक्शन का सेकंड फॉर्म, तो हम इस हे को काय में चेंज कर देंगे, हेड में, आई हैड और डन इट, ऐसा ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच पे चेंज कर देंगे। क्या किया बेटा, सेड को हटाकर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय किया, ब्रेवो को हटा दिया, इसको लिखने के साथ में कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट आ गया, यू को हमने प्रोनाउन से चेंज कर दिया बेटा, यहाँ पर कुछ नहीं था तो हमने माना मी। हमेशा यही होता है, जब यहाँ पर कोई अपना प्रोनाउन नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होता है, तो उसको मानते हैं मी मानते हैं। तो मी की बेस पर मैंने अपना यू यहाँ पर सब्जेक्ट के बेस पर था ना, तो इस सब्जेक्ट की जगह मैंने मी का सब्जेक्टिव प्लस पार्ट जो है वो आई लिखने का काम कर दिया, और ये है को चेंज करके हेड लिख दिया, और डन इट ऐसा ऐसा मैंने लिख दिया। तो इस टाइप से इसका नरेशन चेंज हो जाएगा। देन अगले वाले सेंटेंस को देखते हैं, सी सेड अलास, यहाँ पर आ गया बेटा अलास, और एक को लिखा है आई हैव लॉस्ट माय पर्स। बेटा लॉस्ट माय पर्स, इसने क्या कर दिया, अपना पर्स खो दिया। बेटा पर्स खो गया, सीधे से बात है कि कौन सी वाली फीलिंग आ गई बेटा, सैडनेस वाली फीलिंग आ गई। ठीक है, सैडनेस वाली फीलिंग है, दैट मीन सोरो वाली बात हो जाएगी। तो ये सी तो ऐसा का ऐसा लिख दिया मैंने, सेड को हटाकर क्या कर दूंगा मैं, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर इसकी जगह किसको बिठाना बेटा, दैट को बिठा दिया। ठीक है, अलास को लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आ गया एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। अब हमें बाकी पार्ट में जो अपना नरेशन का रूल जो है उसी को अप्लाई कर देना है। ये आई फर्स्ट पर्सन हो गया, ये किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा बेटा, अपना सब्जेक्ट के हिसाब से। आई सब्जेक्टिव प्लेस पर है, तो सी का सब्जेक्टिव पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, शी। ठीक है, दैट शी। अब ये अपना हैव है, टेंस यहाँ पर सेड है, दैट मींस पास्ट टेंस है, तो हैव का क्या कर दूंगा, हेड, शी हैड। अब लॉस्ट तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में था, तो ये लिख दूंगा शी हैड लॉस्ट। अच्छा है देखना, माई, माई मतलब आई का फॉर्म है, आई अपना फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। अब देखना यहाँ कौन सा पार्ट लिखा है इस आई का अपना पजेसिव केस लिखा माई, पजेसिव केस जैसे माई मार्कर। ठीक है, ऐसे ये सी जो है इसका भी हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, पजेसिव केस। जैसे ये सी है, इसका अगर मार्कर हो तो क्या लिखती है, हर मार्कर। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, सी हैड लॉस्ट हर, और ये पर्स ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपना सेंटेंस चेंज हो जाएगा। आपको आई होप समझ में आया होगा। देन अगले वाले सेंटेंस को देखते हैं कि आई सेड टू हिम। देखना यहाँ पर मजेदार सेंटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन मार्क हेलो। ठीक है, आगे लिखा है हाउ आर यू। अब बात करते हैं तो सर यहाँ पर तो कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही है, ना हैप्पीनेस वाली, ना सैडनेस वाली, ना सरप्राइज वाली। तो ये क्या कर रहा है, ये एक बेसिक फीलिंग है बेटा, जो हम किसी को संबोधन करते हैं ना, ग्रीटिंग वाली बात जो होती है वो है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। लेकिन रूल तो लगाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इसने हेलो बोला, हेलो बोल के उसने क्या किया, ग्रीट किया। ग्रीट किया मतलब संबोधन किया। और दूसरी बात हाउ आर यू, ये यहाँ पर क्या किया, इसने प्रश्न भी पूछा, हाउ आर यू। दो चीजें हो रही है यहाँ पर, एक तो ये अपना एक्सक्लेमेशन वाले बात भी हो रही है, और एक इंटरोगेशन वाली, इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला जो रूल होता है ये भी हमें इसमें लगाना पड़ेगा। तो इसको चेंज करते हैं, आई सेड तो ऐसा ऐसा, अब सेड नहीं लिख सकता हूं मैं। ठीक है, सेट को तो हमें चेंज करना पड़ेगा ना इसके अकॉर्डिंग। तो ये हेलो बोल रहा है, हेलो बोल के नहीं क्या कर रहा है, उसे ग्रीट कर रहा है। तो सेट को काय में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, ग्रीट में। आई ग्रीटेड। अच्छा आई ग्रीटेड हो गया, ये हेलो का काम खत्म हो गया। आई ग्रीटेड, ग्रीटेड मतलब उसने हेलो बोला, दैट मींस ग्रीट हो गया। सेट की जगह ग्रीट लिख दिया, आई ग्रीटेड, दैट मींस उसने हेलो खत्म हो गया। अब बचा क्या है कि इंटरगेटिव सेंटेंस भी है, तो इसके साथ में हेलो के साथ में इंटरगेटिव सेंटेंस भी था ना, तो एंड लिख दो, एंड आस्क। इंटरगेटिव सेंटेंस से मतलब क्या किया हमने, आस्क किया, एंड आस्क्ड हिम। ठीक है, अब अपना क्या होता है, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम क्या करते हैं, इंटरगेटिव सेंटेंस में जो WH वर्ड होता है उसको ऐसा ऐसा लगा देते हैं। तो ये WH वर्ड मैंने ऐसा ऐसा लगा दिया, जो इंटरगेटिव सेंटेंस का रूल होता है ना वो अब इसके आगे वही फॉलो करवाना है। ये वाली बात मैं एक बार और आपको समझा दूंगा। अब यहाँ पर समझिए, मैंने इंटरगेटिव सेंटेंस का ये जो WH वर्ड है ऐसा ऐसा लिख दिया, आस्क्ड हिम हाउ। अब देखो प्रोनाउन में चेंज कर दूंगा मैं, यू कौन सा पर्सन है बेटा, अपना सेकंड पर्सन, किसके हिसाब से, हिम के हिसाब से चेंज कर दूंगा ये। अब ये तो WH वर्ड आ गया ऐसा ऐसा कंजंक्शन के रूप में। अब हम सेंटेंस को क्या बना रहे हैं, अफर्मेटिव बना रहे हैं। तो यू का सब्जेक्टिव पार्ट है, तो ऐसे ही हिम जो है इसका सब्जेक्टिव पार्ट क्या लिख दूंगा, ही वॉज।
और आर को काई में चेंज कर दूंगा मैं वोज में। क्यों कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर सेट था। एक बार फिर से इसको समझिए, देखो क्या हो रही थी बेटा, बात यहाँ हो रही थी हेलो के साथ में ग्रीटिंग भी हो रहा था और साथ साथ में इंट्रीगेटिव सेंटेंस भी था। तो मैंने क्या लिखा, आई ग्रीटेड, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ सोरो या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज वाली बात है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर क्या है बेटा, ग्रीटिंग वाली बात है। तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, आई ग्रीटेड। अच्छा, ग्रीटेड के साथ में क्या हो रहा था, अपना इंट्रीगेटिव सेंटेंस भी आ रहा था एंड आस्क, क्या कर दिया मैंने, पूछ भी लिया। ठीक है, ये इंट्रीगेटिव सेंटेंस में हम आस्क लगाते ना, अपना कंजंक्शन के रूप में क्या लगाते हैं, वहां पर आस्क लगाते थे। मैंने आस्क को बिठा दिया, आई ग्रीटेड एंड आस्क, मैंने ग्रीट किया और पूछा। क्या, अब पूछने वाली बात जो अपना इंट्रीगेटिव रूल ऐसा ऐसा बिठा दिया, ये WH वर्ड ऐसा ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बना के ही वाज लिखने का काम कर दिया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया बेटा, एक तो ग्रीटेड वाला वर्ड भी लिखा है और एक आस्क भी मैंने इसमें साथ में जोड़ दिया है, क्योंकि ये दोनों एक साथ हो रहा है। चलिए इसके बाद अगले वाले सेंटेंस को देखते हैं। क्या है बेटा अपना, कि रानू सेड ओह गॉड आई कांट एक्सेप्ट दिस, ये कोई बात जो है इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, दैट मींस कोई गलत ही बात हुई होगी ना, यानी कोई गलत घटना घटित हुई, जो बात एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, स्वीकार नहीं की जा सकती, दैट मींस सैडनेस वाली बात हो जाएगी ना। मैं क्या लिख दूंगा, रानू एक, अच्छा इसमें तो एक्सप्लेन ही लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि सैडनेस वाली फीलिंग आ गई, गलत बात हो गया जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो मैं क्या लिख दूंगा, रानू एक्सक्लेम्ड विथ सोरो ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लिख देंगे, डेट को लिख देंगे। अब बात करते हैं ओह गॉड, इसकी जगह क्या आ गया, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो आ गया। अब आगे की बात जो है इसको हम ऐसा ऐसा कन्वर्ट करने का काम करेंगे। आई किसके हिसाब से हो जाएगा, रानू के हिसाब से। रानू क्या बेटा, शी है, तो क्या लिख दूंगा, दैट शी। अच्छा, यहाँ पर सेट था, दैट मीन्स पास्ट टेंस, तो एक केन का टाइम में चेंज कर दूंगा मैं कुड में, ये लिख दिया मैंने कुड, और साथ में नोट तो ऐसा का ऐसा कुड नॉट, और एक्सेप्ट दिस, अच्छा दिस को तो दैट में चेंज कर दूंगा, एक्सेप्ट ऐसा ऐसा आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूं एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट है ना, एक्सपेक्ट और दैट। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने ऐसे ऐसे लिखने का काम किया। इस टाइप से हम सारे जो है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है इसका नरेशन चेंज कर लेते हैं। सब में सबसे बेसिक बात क्या है कि हमें अपना जो एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखाई देगा, क्या करना होता है, हमें उसको हटाकर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ सोरो या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिखना होता है। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के उसकी जगह दैट को बिठाना होता है, और इसके बाद जो अपना इन्वर्टेड कोमे के अंदर जो सेंटेंस होता है उसमें बेसिक रूल हमें अप्लाई करना है, टेंस का चेंज करना पड़ेगा और अपना प्रोनाउन भी चेंज करना पड़ेगा। इसके बेस पर हम सारे सेंटेंसेस को आसानी से चेंज कर पाएंगे। पहचान के लिए सिर्फ एक बात ध्यान रखनी कि हमें क्या दिखाई देगा, एक्सक्लेमेटिव सीन दिखाई देगा, मार्क दिखाई देगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम यूनिवर्सल फैक्ट की, कि कैसे यूनिवर्सल फैक्ट के सेंटेंसेस आते हैं और उन सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, जो हर एक समय के अकॉर्डिंग हर एक यूनिवर्सल मतलब क्या होता है बेटा, यूनिवर्स मतलब पूरे संसार के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसी बातें जो सब मान्य करें, यानी बिना देश काल के प्रभाव के, जिसके ऊपर कोई देश काल का प्रभाव न पड़े। देश काल का प्रभाव मतलब जैसे कि कोई एक बात है, जैसे कि हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, मैं यूं बोलूं कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, ये बात जो है इंडिया में भी सेम है। अगर मैं अमेरिका में चला जाऊंगा तो वहां पर भी सन जो है वो पूर्व से ही अपना जो राइजिंग होगा उसका, और कहीं पर भी विश्व के कहीं भी जगह चले जाएंगे हम, किसी भी देश काल के अंदर चले जाएंगे तो वहां पर यह बात सेम ही रहेगी कि सूर्य जो है पूर्व से उदय होता है सही में। या मैं बात करूं कि पानी का कोई कलर नहीं होता है, तो ये मैं चाहे इंडिया में बात करूं तो भी यही बात है कि पानी का कोई कलर नहीं होता है, नहीं इसका कोई टेस्ट होता है। मैं इसको लेकर अगर अमेरिका चले जाऊंगा तो वहां पर भी लोग यही कहेंगे हाँ कि वाटर का कोई कलर भी नहीं होता है, नहीं उसका कोई टेस्ट होता है। अगर मैं जापान जाऊंगा तो भी इस बात को सभी स्वीकार करेंगे, हाँ ये बात सही है। तो ऐसे सारे फैक्ट जो है वो कहलाते हैं बेटा यूनिवर्सल फैक्ट, और इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, चाहे कहीं भी हम चले जाएं, किसी भी समय में हम चले जाएं, किसी भी देश में हम चले जाएं, तो देश काल का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको बोला जाता है बेटा यूनिवर्सल फैक्ट। इसके अंदर कितने टाइप के सेंटेंसेस आ जाते हैं बेटा, तो बेटा यूनिवर्सल फैक्ट जो होता है इसको हम 3 टाइप में बांट सकते हैं। एक तो सबसे पहला यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी वो सभी जगह सत्य होगा ना, जो बात अगर सत्य है यहाँ पर इंडिया के अंदर सत्य है तो कहीं पर भी जाएंगे हम देश दुनिया में कहीं पर भी, तो वो सत्य बात वही रहेगी। ठीक है, मैं सेंटेंस यहाँ पर लिख दूंगा। दूसरा होता है बेटा अपना हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट। ठीक है, ऐतिहासिक घटना है, जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं वो अगर हम कहीं पर भी जाएंगे ना तो वो बात सही रहेगी। जैसे कि इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंट मिला था, ये अगर मैं इंडिया में रहूंगा यही बात रहेगी। अगर मैं पाकिस्तान में चला जाऊंगा तो भी यही बात वो बोलेंगे, हाँ भारत को 1947 में आजादी मिली थी। ये कहीं पर भी हम चले जाएंगे तो वो सेम रहेगा, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में अगर बात करेंगे तो वो बातें चेंज नहीं होती।
इसको बोला जा सकता है बेटा अपना हिस्टोरिकल इवेंट। और तीसरा होता है बेटा अपना हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, अपनी हैबिट जो होती है हैबिचुअल एक्शन। तो इसमें जब हम इसकी बात करेंगे तो वहां पर भी अपना यही वाला फैक्ट जो है, यही वाला रूल हमें यूज करना है। तो हैबिचुअल एक्शन जैसे कि जब हम आदतन काम करते हैं उसको हम व्यक्त करते हैं तो उसको बोलते हैं हम हैबिचुअल एक्शन। अच्छा, इसको याद रखने का, इसको समझने का, इसको पहचानने का सीधा सा एक फंडा है कि इसके अंदर एवरी आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर डेली आ जाएगा, या इसके अंदर आ जाएगा वंस। ठीक है, ये सारी चीजें हमें इन सेंटेंस के अंदर दिखाई देगी। ये सेंटेंस जैसे भी जब भी हमें दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे ये अपना हैबिचुअल एक्शन है, जो आदतन हम काम करते हैं, जो हमारी दैनिक रूटीन होती है, दिनचर्या होती है, उनको व्यक्त करने वाले जो बातें होती है वो आ जाती है सारी की सारी हैबिचुअल एक्शन में। तो ये सारी की सारी बातें हमारी कहलाती है बेटा यूनिवर्सल फैक्ट। बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ को, तो मैं एक दो एग्जाम्पल लिख के आपको समझा ही देता हूँ बेटा, कि जैसे कि सन, वही वाली बात की सूर्य जो है पूर्व से उदय होता है, तो वही वाली लाइन लिख देता हूँ मैं, सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, या कोई और वाली बात की जैसे कि पानी का कलर नहीं होता है, तो मैं लिख देता हूं वाटर हैज नो कलर, वाटर हैज नो कलर। ठीक है, तो ये ऐसी टाइप की बातें जो होती है वो सारी की सारी बेटा यूनिवर्सल फैक्ट में आ जाएगी। हिस्टोरिकल इवेंट में मैं वही वाली बात बता देता हूं आपको कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ठीक है, तो ये बात होगी बेटा अपना हिस्टोरिकल इवेंट वाली। वहीं अपना हैबिचुअल एक्शन के लिए सीधी सी बात कि हमें एवरी, डेली या वंस आपको दिखाई देगा। वंस का मतलब ऐसा कि वंस इन अ वीक, वंस इन अ ईयर, वंस इन अ 5 डेज, जो भी एक्स वाई चीज बात अगर होगी तो वो वंस की बात आ जाएगी कि एक, यानी सप्ते में एक बार, वर्ष में एक बार ये काम होता है, या हर महीने एक बार ये काम होता है, तो वो भी एक आदतन काम हो जाएगा। इन सारी चीजों को हम बोलते हैं यूनिवर्सल फैक्ट। अच्छा, जब हम इनका नरेशन चेंज करते हैं तो क्या रूल लगाना है हमें, कुछ है क्या स्पेशली? तो सीधी सी बात कि इनके लिए हमें कोई भी नो रूल फॉलो करना है, नो रूल अप्लाई। ठीक है, इसके लिए हमें कोई रूल अप्लाई नहीं करना है, कोई रूल नहीं लगता बेटा। यूनिवर्सल फैक्ट जो होते हैं इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, ये फैक्ट जो है ऐसे ऐसे हमें लिखना पड़ता है। अच्छा, बाकी चेंजमेंट क्या कि वो कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा के लिखना, बिल्कुल वो तो करना पड़ेगा, उनमें तो कोई मैटर ही नहीं है। वो आस्क वो वाला करना, वो वाला मैटर तो हो गई सही, लेकिन इन्वर्टेड कोमे के अंदर जो ये यूनिवर्सल फैक्ट लिखे हुए होंगे उन फैक्ट में कभी भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ना टेंस चेंज होगा, ना इनका प्रोनाउन चेंज होगा। इनको एज इट इज हमें रखने का काम करना है। अब हम सीधे चलते हैं इनके सेंटेंसेस के ऊपर, कुछ प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। चलिए बेटा, इन सारे के सारे सेंटेंस को देखिए, सारे के सारे सेंटेंस बेटा अपना यूनिवर्सल फैक्ट के ऊपर डिपेंड है। अब हम देखते हैं ये जो इन्वर्टेड कॉमे के अंदर जो बात लिखी हुई है इनको देखना है, हमें सिर्फ इन्हीं के ऊपर फोकस करना है। पहले सेंटेंस में लिखा ट्रूथ विंस ऑलवेज, ये एक बेटा अपना प्रोवर्ब है। ठीक है, ये प्रोवर्ब हो जाता है, ये अपना इडियम्स हो जाता है, फ्रेजेस जो होते हैं ना, तो इनमें भी हमें कोई चेंज नहीं करना होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बने बनाए हैं, इनमें हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट की कैटेगरी में आता है। मैं वहां पर आपको लिखना भूल गया हूँ। प्रोवर्ब और जो होते हैं ना, इनको हमें चेंज नहीं करना होता है। प्रोवर्ब हो गया, अपना इडियम्स हो गया, फ्रेजेस हो गया, तो इनमें भी हमें चेंज नहीं करना बेटा। ठीक है, ये हो गया। दूसरे को देखना कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ये हो गया बेटा अपना हिस्ट्रिकल फैक्ट। ठीक है, इसके बाद वाटर हैज नो कलर, ये हो गया अपना, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है, चाहे कहीं भी हम चले जाएंगे। 2+2 मेक 4, ये अपना मैथमेटिकल इक्वेशन हो, तो इनको भी हम चेंज नहीं कर सकते बेटा। ऐसा नहीं कि हम अमेरिका में बात कर रही थी 2 और 2 को हम 5 बना देंगे, अगर हम चीन में बात करेंगे 2+2 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। चाहे किसी भी कंट्री में जाएं, कहीं पर भी हम जाएं, तो इनमें कोई चेंज नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल फैक्ट। वही बात करते हैं आई गो टू टेम्पल डेली। अच्छा, इस वाले लास्ट सेंटेंस को देखना, आई गो टू टेम्पल डेली, इस वाले सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो ये आ गया बेटा यहाँ पर डेली, डेली आ जाए, एवरीडे आ जाए, वंस आ जाए, तो ये सारे सेंटेंस जो अपना अपना हैबिचुअल एक्शन वाले हैं, ये आदतन काम जो है, अपना दिनचर्या वाले काम है, उनको व्यक्त करते हैं, तो ये भी अपना यूनिवर्सल फैक्ट के अंदर आ जाता है। अभी मैंने कहा कि रूल कुछ नहीं बनता इनके लिए, इन सेंटेंस को हम ऐसे ऐसे रखेंगे। हाँ, इससे पीछे वाले पार्ट में जो रूल बनते हैं वही हमें रूल लगा देना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगाना है, सब्जेक्ट यही करेंगे हम, और कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेड को हटाकर, तो ये सेज लिखा हुआ है, सेड लिखा हुआ है, ये इनको हटाकर हमें क्या करना पड़ेगा, आज हमारा कॉमन रूल जो नरेशन का, उसको हमें फॉलो करना है। अब पहले सेंटेंस पढ़कर चलते हैं, तो मोहन फादर सेड को हम ऐसा ऐसा लिख देंगे, मोहन्स फादर
ठीक है, सेट को हम क्या करते हैं, टेल या टोल्ड में चेंज करते हैं, लेकिन कंडीशन ये बनती है कि सेट के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है तो हम इसको टेल से टोल्ड में चेंज करते हैं, अगर नहीं होता है तो हम सेट को ऐसा ऐसा लिख देते हैं। तो मोहन्स फादर सेड में ऐसा ऐसा लिख दूंगा यहाँ पर भी, ठीक। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर क्या लिख दूंगा बेटा, मैं दैट लिख दूंगा। ये हो गया अपना प्रोवर्ब, तो इसको ऐसा ऐसा लिख देंगे, ट्रूथ विंस ऑलवेज, ठीक है। ये अपना इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। दूसरे वाले सेंटेंस को देखते हैं, तो ये टीचर तो ऐसा का ऐसा, ठीक है। सेट को, हाँ, इस सेट के बाद क्या आ गया बेटा, अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट आ गया स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेट को टोल्ड में चेंज करना पड़ेगा। तो सेट को मैं क्या कर दूंगा, टोल्ड, टू लिखने की आवश्यकता नहीं, क्या लिख दूंगा, स्टूडेंट्स, ठीक है। टीचर टोल्ड स्टूडेंट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर किसको लगा दिया बेटा, दैट को। और ये वाली बात ऐसी ऐसी मैं यहाँ चिपकाने का काम करूंगा क्योंकि ये हिस्ट्रिकल इवेंट है, क्या लिख दूंगा, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, इन 1947, ठीक है। तो इसको हम ऐसा ऐसा चिपका देंगे। वही बात करते हैं इसकी, तो ये सी तो ऐसा ऐसा, सेट को सेट ही रखना पड़ेगा, टोल्ड में चेंज हम नहीं कर सकते, तो ये सेट लिख दिया, सी सेट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर डेट लिख दिया। अब क्या बेटा, वाटर हैज नो टेस्ट, वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता है, तो इसको हम ऐसा ऐसा चिपका देंगे। ये अपना साइंटिफिक फैक्ट जो है ना वो होते हैं, हैज नो टेस्ट, ठीक है। तो ये साइंटिफिक फैक्ट के लिए भी हम यही वाली जो अपना यूनिवर्सल फैक्ट वाला रूल जो इसको हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसको देखना, ये टीचर ऐसा ऐसा आ जाएगा, सेट को सेट ही रखूंगा क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, डेट को लिख दूंगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर 2 and 2 make 4, तो ये मैथमेटिकल क्या है बेटा, इक्वेशन है, तो ये भी चेंज नहीं होती है, 2 + 2 4 ही होते हैं, तो ऐसा ऐसा लिख दूंगा मैं, 2 and 2 makes 4, ठीक है। एंड लास्ट में क्या हो गया बेटा कि भाई अपने रूटीन से रिलेटेड है, तो ये ही तो ऐसा का ऐसा लिख दूंगा मैं, शेष जो है इसको भी मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर क्या कर दूंगा, दैट। अच्छा, टेल में चेंज कर सकता था इसको, लेकिन यहाँ पर क्या होता, ऑब्जेक्ट होता तो नहीं है, तो टेल सेज ही लिख दिया, ही सेज दैट आई गो टू टेम्पल, ऐसा ऐसा मैं कर दूंगा, आई गो टू टेम्पल, और डेली ऐसा ऐसा लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक है कि बेटा ये आई है ना, इसको हम क्या करेंगे, ये इसका बेसिक सेंटेंस था, तो इस बेसिक सेंटेंस मतलब यूनिवर्सल फैक्ट वाला सेंटेंस तो है, लेकिन ये आई से आई ही को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, प्रोनाउन में चेंज कर देंगे, क्या लिख दूंगा मैं, ही लिख दूंगा। हाँ, ये करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया प्रोनाउन में चेंज नहीं होता है, लेकिन ये जब अपना हैबिचुअल एक्शन वाले सेंटेंस आते हैं ना, तो वहां पर हम प्रोनाउन चेंज करेंगे, क्योंकि उनमें कंडीशन ऐसी बन जाएगी वहां पर हमें प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा। तो ये इस वाले पार्ट में हमें प्रोनाउन को चेंज करना है, बाकी किसी में भी हमें प्रोनाउन को चेंज नहीं करना है। बाकी तो ऐसी बातें आएगी जिसमें प्रोनाउन आएगा ही नहीं, अगर आएगा तो भी वो प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम यूनिवर्सल फैक्ट वाले सेंटेंसेस को आसानी से पहचान पाएंगे और उनका हम नरेशन जो है इजी तरीके से चेंज कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो तो हाँ, अपना कॉन्सेप्ट तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अच्छे से स्टार्ट से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना था आपको, जो कि आपने देखा होगा। और हाँ, आपको ये यूनिवर्सल फैक्ट वाला और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस वाला नरेशन जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊंगा, जिसके अंदर हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये वाला प्लान समझेंगे, क्या ट्रिक हमें यूज करना है, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना है आसानी से सेंटेंस को बनाने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, थोड़ा समझते रहिए और थोड़ा सा टाइम को यूटिलाइज करते रहिए, ताकि अपना सक्सेस जो थोड़ा हमारे क्लोज रहे, बना हुआ पास में है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।